नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख भी रहे होंगे। इसी कामना के साथ मैं एक नया वीडियो, एक नया भाग लेकर के आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ और ये कामना करता हूँ कि हमारी टीम द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं आप उन्हें लगातार देख भी रहे होंगे और उन्हें पसंद भी कर रहे होंगे। ठीक है, इसी कामना के साथ मैं आज पार्ट नंबर जो 12 है वो लेकर के आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। पार्ट 11 आपने इसमें इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं और आज अपने अध्ययन करेंगे पार्ट नंबर 12 में भोजन का पाचन। 12 नंबर पार्ट में अध्ययन करेंगे भोजन का पाचन। भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है उसका अपने अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो भोजन का पाचन ये भाग आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है कि भोजन के पाचन की क्रिया यांत्रिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। तो यह क्रिया यांत्रिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, यांत्रिक और रासायनिक क्रियाओं से क्या होती है, संपन्न होती है। और भोजन के पाचन में काम आने वाले एंजाइम सामान्यतः हाइड्रोलेलिस वर्ग के होते हैं। यानी ये भी एक विशेष बात है कि भोजन के पाचन में जो एंजाइम काम आते हैं वो हाइड्रोलेसेज वर्ग के होते हैं। ठीक है, तो भोजन के पाचन में काम आने वाले एंजाइम हाइड्रोलेसेज वर्ग के होते हैं। कौन से वर्ग के होते हैं? हाइड्रोलेसेज वर्ग के होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलेसिस वर्ग के ये एंजाइम होते हैं। ये ध्यान देना, विशेष बात है ये कि भोजन के पाचन में काम आने वाले एंजाइम कौन से वर्ग के होते हैं? हाइड्रोलेसिस वर्ग के होते हैं। ठीक है, और पाचन में काम आने वाले प्रमुख एंजाइम हैं वो कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कार्बोहाइड्रेट पाचक में तो कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, कुछ और एंजाइम वो इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। इसके पाचन में काम आने वाले कुछ और एंजाइम इस प्रकार से हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो पाचक हैं उसमें कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट पाचक में एमिलेज होता है, माल्टेज होता है, सुक्रेस होता है, ठीक है, आदि इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखो, दूसरा है प्रोटीन पाचक। प्रोटीन पाचक में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन आदि ये होते हैं। ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है और पेप्सिन होता है। ठीक है ना, ये होते हैं। वसा पाचक में लाइपेज होता है। तीसरा वसा पाचक है, उसमें लाइपेज होता है। वसा पाचक में कौन सा होता है? लाइपेज। और न्यूक्लियेजेज में न्यूक्लियोटाइडेज,
न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियेजेज ये है, ये न्यूक्लियेजेज ये होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें होते हैं। अब देखो ये इनको याद कर लेना आप कि कौन कौन से होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट पाचक में तो ये होते हैं एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज आदि। प्रोटीन पाचक में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन। वसा पाचक में लाइपेज होता है। और न्यूक्लियेजेज में न्यूक्लियोटाइजेज और न्यूक्लियेजेज होता है, ठीक है ना। तो ये आप तैयार कर लेना इसको अच्छे ढंग से कि कौन कौन से पाचक में कौन कौन से एंजाइम किस प्रकार से। ये कुछ अन्य एंजाइम बताए मैंने, ठीक है ना। पाचन में काम आने वाले प्रमुख एंजाइम बताए निम्न है, ठीक है ना। जो निम्न नीचे लिखे हैं मैंने, अन्य एंजाइम है ये, ठीक है। अब देखो मुंह में करीब 30% स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर दिया जाता है। ये ध्यान देना कि मुंह में करीब 30% स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया जाता है, माल्टोज में अपघटित कर दिया जाता है, ठीक है ना। अपघटित करके बदल दिया जाता है, अपघटित कर दिया जाता है। किस प्रकार से? अपघटित करके, ठीक है। और आमाशय में 3 प्रकार के स्राव और आमाशय में 3 प्रकार के स्राव जैसे म्यूक्स, और प्रोएंजाइम, म्यूक्स प्रोएंजाइम और पेप्सिनोजन, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। पेप्सिनोजन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। वह HCl पाए जाते हैं। HCl क्या करते हैं इसमें? पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं इसमें, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक और HCl अम्ल इसमें क्या करते हैं? पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो आगे अगला जो है इसमें, यानी म्यूक्स श्लेष्मा जीवा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। तो जो म्यूक्स है, म्यूक्स जो है, तो म्यूक्स जो है वो कैसे स्रावित किया जाता है? म्यूक्स श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा। म्यूक्स श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। स्रावित किया जाता है, म्यूक्स श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है, ठीक है ना। और प्रोएंजाइम
ये है पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा तैयार सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में बदला जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित प्रोटीन को अपघटन करता है। ठीक है ना। प्रो एंजाइम जो है वो पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित होता है। ठीक है ना। तो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण में आज फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन ये वीडियो तो पूरा करेंगे जैसे तैसे करके। अम्लीय वातावरण में किस प्रकार से तैयार किया जाता है? अम्लीय वातावरण में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में बदला जाता है। पेप्सिन में बदला जाता है। पेप्सिन में क्या किया जाता है? इसको बदला जाता है। ठीक है। और भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करता है, जो कि भोजन में उपस्थित प्रोटीन का क्या करता है? अपघटन करता है। ठीक है। जो कि भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करता है। क्या करता है ये? उसका फिर बाद में अपघटन कर देता है। ठीक है ना। तो उसका ये करता है अपघटन। ठीक है। अब देखो, ये उसका भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करता है। और उसके बाद में क्या होता है कि नवजात शिशुओं में, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, नवजात शिशुओं में पेप्सिन के जठररस में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नवजात शिशुओं में पेप्सिन के जठररस में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। रेनिन नामक एंजाइम है वो इसमें पाया जाता है। ठीक है ना। जो कि दूध में उपस्थित प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। प्रोटीन के पाचन में क्या करता है? ये मदद करता है। ठीक है। अक्सर थोड़े लेट दिखाई दे रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से, लेकिन ये एक वीडियो तो पूरा करेंगे, क्योंकि इतना बनाया है ताकि आपको भी जो समस्या का सामना नहीं करना पड़े। पाचन में मदद करता है। अब देखो, एक होता है फिर ऑक्सीनोटिक, मतलब जो दूसरा होता है ना इसके अलावा, तो ये तो हो ही जाएगा, इसके पाचन में मदद करता है। फिर एक होता है ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होती है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती है।
ऑक्सेंटिक कोशिकाएं HCl अम्ल का स्त्रावण करती है और अमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है, ठीक है ना। तो ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, ये जो कोशिकाएं इसका नाम लिख देता हूँ, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं ऑक्सेंटिक कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करती है, HCl का स्त्रावण करती है, HCl का स्त्रावण करती है, ठीक है ना। और अमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है तथा पेशीय संकुचन द्वारा जठर रस में मिश्रित होकर कायम का निर्माण करता है। देखो ये भी एक परिभाषा है, यानी अमाशय में कुछ घंटों तक भोजन रहता है, 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 ठीक है ना। जो क्या करता है, भोजन रहता है जो कि संग्रहित रहता है, जो कि पेशीय संकुचन द्वारा जठर रस से मिश्रित होकर, जो कि पेशीय संकुचन द्वारा जठर रस से मिश्रित होकर किसका निर्माण करता है, कायम का निर्माण करता है, कायम का निर्माण करता है, ठीक है ना। किसका निर्माण करता है, ये कायम का निर्माण करता है, ये ध्यान देना। कायम क्या चीज़ है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ठीक है ना। ये इस प्रकार से किसका निर्माण करता है, ये कायम का निर्माण करता है, ठीक है। इस प्रकार से मिलकर के ये कायम का निर्माण होता है और ये कायम बना लेता है, ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ और क्या काम करता है कि पित्त जो है वो वसा का पाइसियम करता है, जो कि वसा के पाचन के लिए आवश्यक है। पित्त इसके साथ साथ वसा का पाइसियम भी करता है, जो वसा के पाचन के लिए आवश्यक है, और साथ ही पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। इसके साथ साथ पित्त किसको सक्रिय करता है, लाइपेज जो एंजाइम है ना, उसको भी सक्रिय करता है। और सर्वाधिक पाचन क्रिया गृहिणी में संपन्न होती है। सर्वाधिक जो अपनी पाचन क्रिया है वो गृहिणी में संपन्न होती है, जो कि अलग अलग कोशिकाओं द्वारा अग्नाशय रस, पित्त लवण तथा आंत रस छोड़े जाते हैं, जिसमें अलग अलग कोशिकाओं द्वारा अग्नाशय रस, पित्त लवण और आंत रस क्या होते हैं, छोड़े जाते हैं, जिनमें विभिन्न एंजाइम होते हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं, जो कि भोजन में उपस्थित अलग अलग पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। वो एंजाइम क्या काम करते हैं कि भोजन में उपस्थित अलग अलग पोषक तत्व होते हैं उनका क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व लवण का अवशोषण, और ये भी ध्यान रखना जो बड़ी आंत है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व लवण का अवशोषण तथा शेष बचे अपचित भोजन को शुद्रांत्र से बड़ी आंत में पहुंचाना है। ये कल भी पढ़ा था, आपको ध्यान में होगा बड़ी आंत के मुख्य कार्य में कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व लवण का अवशोषण और शेष बचे अपचित भोजन को शुद्रांत्र से बड़ी आंत में पहुंचाना है और उसका उत्सर्जन जिसके बाद में उसका उत्सर्जन करता है, ठीक है। और अपचित भाग है ना वो ठोस के रूप में अस्थायी रूप से मलाशय में रहता है, जिसको अपने मतलब टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकालते हैं। जो अपचित भोजन होता है ना, जो ठोस भाग होता है, वह अस्थायी रूप से मलाशय में रहता है और एक तंत्रिका प्रतिवर्ती के कारण मल का फिर बहिक्षेपण कर दिया जाता है। एक तंत्रिका प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा मल का क्या कर दिया जाता है, बहिक्षेपण कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद में मल का क्या कर दिया जाता है, बहिक्षेपण, उसका त्याग कर दिया जाता है। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो ये हो गया आपने भोजन का पाचन। ये पहले वाली चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई, ये चीज़ अपने पहले आ चुकी है बड़ी आंत में, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। और वैसे वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इस वीडियो को मैं इतना ही बना पाऊँगा, ठीक है। तो
अगले वीडियो में मैं फिर से आपके सामने एक नया पार्ट लेकर हाजिर होता हूँ और इस टेक्निकल प्रॉब्लम को सही करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लगातार इन वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। जय हिंद, जय भारत।